हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं BPCG 173 साइकोलॉजिकली फॉर हेल्थ एंड इलनेस, ब्लॉक 4 यूनिट 11 मेंटल इलनेस एक्सपीरियंस। इसमें जो आज हमें टॉपिक कवर करने हैं, फर्स्ट डिप्रेशन, सेकंड एंजाइटी, थर्ड साइकोसोमैटिक इलनेस एंड फोर्थ सब्सटेंस यूज़। जो आज हमारा जो पहला टॉपिक है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन का तो मतलब हम जानते हैं ना, जब कोई व्यक्ति सैड होता है या कोई उसका किसी को लेके जो उसकी अटैचमेंट होती है वो उनसे दूर हो जाता है, या किसी के खो जाने मतलब किसी की डेथ हो जाती है, उससे जब वो अपने आप को अकेला फील करते हो तो हम ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई मतलब आप जो गोल अचीव करना चाहते हो, जो आपका सर्टेन होता है कि मेरा ये टारगेट है, मुझे ये कंप्लीट करना है या मुझे ये अचीव करना है, जब आप वो भी नहीं कर पाते हो और फिर आप अपने आप को मानते हो कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप उसमें क्या होता है कि वो इंसान अपने आप को है ना उदास कर लेता है, वो अपसेट रहता है। तो उस समय क्या होता है कि वो ना डिप्रेशन वाली जैसे फीलिंग आती है उसको कि वो अकेला है। तो उस सिचुएशन को हमें ना डिप्रेशन बोलते हैं कि वो उस सिचुएशन में डिप्रेशन में जा चुका है। डिप्रेशन एक ऐसा वन ऑफ मेंटल इलनेस है जिसे हम बोल सकते हैं कि वो है ना मतलब मूड के ऊपर स्विंग्स होते हैं। जैसे मूड हमारा होता है ना कि उस पे ज़्यादातर वैसे होता है, जैसे कि वो सैड है तो मतलब उसका ना कोई सिचुएशन आया है जिसकी वजह से वो सैड है तो वो डिप्रेशन में चला गया है। तो ऐसे ही क्या है कि एक DSM भी हमारा इसके अंडर आता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि डिप्रेशन के अंदर है ना मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, डिसऑर्डर्स होती हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं पहला डिस्प्रोटिव मूड डाइज रेगुलेशन डिसऑर्डर, सेकंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, थर्ड प्रिस्टेंटिन डिप्रेसिव डिसऑर्डर, फोर्थ प्री premenstrual dysphoria disorder, fifth डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। ये हमारे 5 डिसऑर्डर्स है जो हमें जब हम डिप्रेशन फील करते हैं या हमें महसूस होता है कि हम डिप्रेशन में जा चुके हैं, तो उनकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स भी प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। वो ये हमारे 5 पॉइंट्स हुए। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम डिप्रेशन को डिफ़ाइन करें तो डिप्रेशन एक ऐसा मेजर कॉज है जो एक व्यक्ति को सिर्फ फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट नहीं डालता है, बल्कि उसका इम्पैक्ट उनकी फैमिली एंड सोशल लाइफ पे भी पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, अब जैसे मैं मान लेती हूँ कि मुझे ना मेरा क्या हुआ कि मेरा कोई टारगेट था कि मुझे ना जैसे मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है, मुझे बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो हुआ ये कि मैं वो टारगेट अचीव नहीं कर पाई, मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, मतलब मैं फ़ेल हो गई। जो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा वो मेरा फ़ेल हो गया, तो मैं डिप्रेशन में चली गई। अब उसकी वजह से जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो देख के मुझे वो देखेंगे कि मैं कितनी अपसेट रहती हूँ, गुस्से में रहती हूँ, किसी से बात नहीं करती हूँ, अकेले रहती हूँ, तो मेरी फैमिली वाले मुझे देख के बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे। और अगर बाहर फ्रेंड्स हो गए, जहाँ मैं अगर पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, या मेरे और आसपास के लोग हो गए, तो उन लोगों से जो जिनसे मेरी बातें होती है तो उनके साथ मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी और सोशल एक्टिविटी में भी कोई इन्वॉल्व नहीं रहेगा मेरा, मतलब मैं खुद से अकेले रह जाऊँगी। तो हम बोल सकते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ हमारी फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट नहीं डालता है, और ना ही वो सिर्फ ये है कि आपके ऊपर ही उसका असर पड़ता है। ऐसा नहीं है, उसका इम्पैक्ट हमारी फैमिली पे भी और सोशल लाइफ पे भी हमारे पड़ता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं ब्रेन की एक्टिविटीज़ को, ताकि वो अपने
ब्रेन में कुछ और हम उसके बातें डालें या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ यूज़ करें ताकि उसका मैनिपुलेट हम उसके ब्रेन को कर सके। मेडिटेशन हम कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि हमारे न्यूरो ट्रांसमिटर भी इफ़ेक्ट करेगा और हमारा ब्रेन का प्रोसेस जो है वो अच्छे से चलेगा और हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे। अब साइकोथेरेपी भी हम यूज़ कर सकते हैं, इमोशन फोकस थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं, इवन हम एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा डिप्रेशन कम हो सके। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के ये पॉइंट्स होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एंग्जाइटी। अब एंग्जाइटी की अगर हम बात करें तो एंग्जाइटी हमारा बहुत लंबे टाइम तक भी यूज़ हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब डरावना था, तो उस वजह से हमें उसको देख के एंग्जाइटी हो गई है। मतलब ये कॉग्निटिव चेंजेस होते रहते हैं, उसी को हम एंग्जाइटी बोलते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि उसको देख के मुझे घबराहट हो रही है, तो वो हमारा एंग्जाइटी कहलाता है। अब इसके कुछ फीलिंग्स भी होती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि उसको देख कर या हमें डर लग रहा है। बट क्या होता है कि एंग्जाइटी हमारी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्यों? क्योंकि कई बार हम जब गलत काम करने वाले होते हैं तो हमें एंग्जाइटी होती है कि नहीं, ये काम करने के बाद शायद मेरा कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। मतलब मीन्स कि ये काम मैंने किया तो उसकी वजह से बाद में मुझे बहुत पछताना पड़ेगा। तो वो एक फ़ियर हुआ, तो वो एंग्जाइटी आपके लिए सही है, वो हमारे लिए नॉर्मल है। बट वो कहते हैं कि एक ऑप्टिमल लेवल तक आपको हर चीज़ लेनी चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो ऐसे ही एंग्जाइटी होता है। एंग्जाइटी हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेस की तरह होता है। एंग्जाइटी में जैसे हम स्ट्रेस में जैसे हम कर सकते हैं कि हमें ऑप्टिमल लेवल तक हमें लेना चाहिए, ऐसे ही हमें एंग्जाइटी भी हमें एक ऑप्टिमल लेवल तक ही लेना चाहिए ताकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट फिर हम पे ना आए। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें एंग्जाइटी में, तो उसमें हमारी जो ब्रीथिंग है वो बढ़ सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकती है। ये इम्पैक्ट हमारा शॉर्ट टाइम तक हो सकता है। अगर हम लॉन्ग टाइम की हम बात करें, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो हम इसे क्रॉनिक एंग्जाइटी भी हम बोल सकते हैं। चूँकि हम क्रॉनिक को हम जानते हैं, हमने पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था कि क्रॉनिक वो होता है जो हमारे लंबे टाइम तक चलता है हमारे साथ, जो प्रॉब्लम हम बहुत लंबे टाइम तक हम फेस कर रहे हैं, 6 मंथ से ज़्यादा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर से हम ये चीज़ फेस करते आ रहे हैं। यही होता है ना कि जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो उसके अंदर एंग्जाइटी डेवलप होने लग जाती है। फिर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो वो लेने लग जाता है एंड उसको फिर मेडिकल कंडीशन हो जाती है जिसे वो फेस करता है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है। एंग्जाइटी वो है जो हम स्ट्रेस की वजह से रिएक्ट करते हैं, वो हमारे लिए नॉर्मल होता है। क्योंकि स्ट्रेस अगर हमें आ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है हमारे साथ, इसकी वजह से हमें स्ट्रेस आ रहा है, या हमने कुछ गलत किया उसकी वजह से आ सकता है। कुछ मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस आ सकता है कि हाँ ये ठीक है, आएगा तो चल जाएगा, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो डर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो एंग्जाइटी को हम बोल सकते हैं कि वो स्ट्रेस का एक रिएक्शन है जो नॉर्मल है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा फिज़िकल या फिजियोलॉजिकली सिम्टम्स हुए जो बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई हमारे लिए कि ये बहुत गलत हुआ है। इसकी वजह से कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं जिसके मतलब हमें टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सेलेक्टिव म्यूटिज्म, पैनिक डिसऑर्डर, एग्रोफोबिया। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे एंग्जाइटी के डिसऑर्डर्स को कवर करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि ये डिसऑर्डर हो सकते हैं अगर हम, वो होते हैं ना कि हम जब एक ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा हम एंग्जाइटी फील करते हैं तो उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब आता है हमारा साइकोसोमैटिक इलनेस। अब इसमें क्या है कि साइकोसोमैटिक इलनेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो एक ऐसे इलनेस है जो हमारी बॉडी और माइंड को इन्वॉल्व करती है। अब साइको का मतलब हो गया माइंड एंड सोमा मीन्स हो गया बॉडी। तो इन दोनों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं उसको हम साइकोसोमैटिक बोलते हैं।
इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति है ना, जब भी उसको ऐसा कुछ हमें सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे उसके अंदर एनर्जी नहीं है, या हेडेक है, या स्टमक एच है, या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है, तो हम बोल सकते हैं कि उसको साइकोसोमेटिक इलनेस की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि वो पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हो सकती है कि सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, एनवायरनमेंट भी हमारे लिए बहुत इन्फ्लुएंस करता है, जेनेटिक भी करता है, एंड बायोलॉजिकली फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें भी हमें साइकोसोमेटिक इलनेस की प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं। अब क्या है कि इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, हम देख सकते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी जब हम जब माइंड से और बॉडी से हम जब प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, तो हम कोई भी एक्टिविटीज़ या किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर एक डिसऑर्डर है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक पर्सन मतलब उसके जब भी वो स्ट्रेस में होता है, तो जो फिज़िकली हेल्थ मतलब उसकी जो फिज़िकली हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती है, तो हम बोल सकते हैं सोमैटिक डिसऑर्डर उसको इस चीज़ की प्रॉब्लम है। इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर हो गया, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, फैटिग डिसऑर्डर हो गया। अब क्या है कि इसको ट्रीटमेंट के लिए हम बोल सकते हैं कि हम साइकोथेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी को हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम सोमैटिक सिम्टम से या फिर उससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो उसको हम कम कर सकें, उसका ट्रीटमेंट कर सकें। हम जैसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, रियलाइजेशन टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही हम इस इनको अपने इस वाले पॉइंट में सॉरी फॉर डैट कि मैं बोलना चाह रही थी कि क्या था, हाँ, मैं बोल रही थी कि जो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है एंड रियलाइजेशन टेक्निक है, हम उससे क्या है कि ये जो टेक्निक्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं अपने साइकोसोमेटिक इलनेस की डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम्स में, ताकि उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके और उसका इम्पैक्ट हमारी फिर हर मतलब जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे हुआ है उसको हम कम कर सकें। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है सब्सटेंस यूज़। इसका सब्सटेंस यूज़ का मतलब क्या हुआ कि हमारा मतलब होता है ना कि हम कोई भी चीज़ होती है जो हम खाते हैं या पीते हैं, तो वो हमारा एक मतलब डेली अगर हम वो चीज़ कर खाते हैं या पीते हैं तो वो हमारा डेली का रूटीन बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम कभी कभार मूड के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, या फिर वो हमारा डेली का रूटीन बन जाता है। तो हमें ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि हम डेली का जो रूटीन हमने किया हुआ है खाने के लिए पीने के लिए, तो वो हमारे लिए बॉडी के लिए सही है या नहीं है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ कभी कभार ऐसे हम सब्सटेंसेस यूज़ कर लेते हैं कि उनकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंस को हम यूज़ इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे अल्कोहल या फिर ड्रग्स, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे जिसमें ड्रग्स ना हो लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उन सब्सटेंसेस को हमें अवॉइड करना चाहिए। और जो जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले हम सब्सटेंस अब्यूज़ वाला वर्ड यूज़ करते थे, बट अब रिसेंटली क्या है कि अब्यूज़ की जगह यूज़ वर्ड हम यूज़ करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे हम जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे अल्कोहल या फिर इलीगल ड्रग्स हो गए, ये सारे ही ना हमारे सिंड्रोम्स ये हमारे सिंड्रोम्स को मतलब डेवलप करते हैं। ये डिपेंड हो जाते हैं सिंड्रोम्स पे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं तो वो डिपेंड हो जाती है उसके ऊपर, और वैसे ही हम देख सकते हैं वो बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड हो जाते हैं, कॉग्निटिव पे भी, और फिजियोलॉजिकली रिज़ल्ट बहुत नेगेटिव निकल के आता है। वैसे ही हम देख सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी सब्सटेंस यूज़ मतलब स्टार्ट करता है, और फिर उसके बाद उसका मतलब उसको लगता है कि इसकी वजह से मेरी फ़िज़िकली हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, मैं उनके ऊपर डिपेंड होता जा रहा हूँ और साइकोलॉजिकली भी मैं डिपेंड होता जा रहा हूँ, तो वो क्या करता है कि उसको छोड़ने की कोशिश करता है। और छोड़ने की कोशिश में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि अब जब हमें होता है ना कि हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है, तो उसके बाद उसको छोड़ने के लिए ना हमें बहुत दिक्कत होती है, हमारी बॉडी उस चीज़ को
मतलब हैंडल नहीं कर पाती है। तो इसी वजह से ना हमें बहुत सारी और जो प्रॉब्लम्स है ना उनका फेस करना पड़ता है, जैसे हेडेक हो गया, नर्वस हो गया, ट्रिमोर्स हो गया, ऐसे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। अब जैसे हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ें हम यूज़ कर मतलब पीते हैं, जैसे तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया एंड ड्रग्स हो गए, ये 3 ऐसे मेन हैं जो हम मोस्टली लोगों को देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इनको अगर हम इनको छोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब इनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, तो उन उसके बाद उनको ना मतलब बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे इंजेक्शन, या फिर उनके अंदर वो तलब होता है ना कि तलब मच रही है कि हाँ हमें यही चीज़ चाहिए, तो वो नहीं कर पाती उनकी बॉडी हैंडल। तो इन सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये था आज का चैप्टर हमारा। अगर आपको इससे भी कोई भी रिलेटेड डाउट होता है या कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।